हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनाली बोड़ा, योर टीचर, योर फ्रेंड। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, हम स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का रिवीजन कर रहे थे। हमने उसकी डेफिनेशन पोर्शन कंप्लीट किया और ऐसे 200 भी हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया। आज हम जो ऐसे रीड करने वाले हैं वो है ऐसे 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं इस ऐसे की बात करूं, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स को अग्री करना मतलब क्या है कि ये ऑडिटर है, वो ऑडिट जब एक्सेप्ट करता है उससे पहले उसको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को अग्री करना होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ताकि आगे फ्यूचर के अंदर मैनेजमेंट और ऑडिटर के बीच के अंदर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। ये कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे हो सकते हैं आगे हम जब ये रीड करेंगे ऐसे तो आपको पता लग जाएगा। तो बेसिकली जो ऑडिटर है उसको ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले कुछ टर्म्स को लेके और मैनेजमेंट के साथ में अग्री करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है प्री कंडीशन ऑफ ऑडिट एग्जिस्ट। सबसे पहले जो ऑडिट की प्री कंडीशंस है वहां पर एग्जिस्ट है या नहीं ये देखना होता है। प्री कंडीशंस के अंदर क्या क्या आता है? सबसे पहले आता है एफआरएफ एप्लीकेबल होना चाहिए। मतलब मैनेजमेंट ने जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क सेलेक्ट किया है वो एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ होना चाहिए। मतलब लॉ और कंप्लायंसेस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, नेचर ऑफ एंटिटी एंड ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जैसे कि हम डेफिनेशन चैप्टर में रीड कर चुके हैं। तो हो सकता है फ्यूचर में जाके मैनेजमेंट बोल दे कि एफआरएफ है वो आपको चेक करना चाहिए था या कि एप्लीकेबल है या नहीं। तो ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो एक एंटिटी के ऊपर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है उसको सेलेक्ट करे। इसलिए पहले से ये देख लेना चाहिए कि प्री कंडीशन एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। उसके बाद में क्या होता है कि मैनेजमेंट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे कि प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, और इसके अलावा ऑडिटर को सब कुछ एक्सेस करने का राइट देना, एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस देना। तो इन पे भी अग्री करना होता है। मतलब क्या है कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करे और रिपोर्ट करे। वो फ्यूचर में ऑडिटर को ये नहीं बोल सकता कि आप ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लो और आप ही ऑडिट कर लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इंटरनल कंट्रोल लगाना ये भी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसके अलावा इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करना भी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल है उसको उसे चेक करना होता है। ये आगे हम कैसे है उसमें रीड करेंगे। इसके अलावा ऑडिटर को मैनेजमेंट को जितनी भी इंफॉर्मेशन वो मांगता है उसको प्रोवाइड करनी चाहिए। इसके अलावा एडिशनल इंफॉर्मेशन और अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस प्रोवाइड करना चाहिए। मतलब उस पर कोई भी उसके स्कोप पे रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। जो भी उसको चेक करना है वो चेक करने देना चाहिए। तो ये सब कुछ है, इस पर अग्री कर लेना चाहिए ताकि फ्यूचर में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। ठीक है, ठीक है। अब ये जो प्री कंडीशन है ऑडिटर को ये देखना होता है क्या ये एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। अगर एग्जिस्ट करती है तभी उसको ऑडिट एक्सेप्ट करनी चाहिए। अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो जब तक कि लॉ उसको बाउंड नहीं करता एक्सेप्ट करने के लिए उसको एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब अगर प्री कंडीशन एग्जिस्ट करती है, ऑडिटर ने ऑडिट एक्सेप्ट कर ली, तो उसको क्या है एक लेटर ऑफ एंगेजमेंट बनाना होता है और मैनेजमेंट को देना होता है। उसमें वो क्या क्या लिखेगा कि ऑडिट का स्कोप क्या है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल ओपिनियन देना है। ठीक है, बाकी मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, प्रेजेंट करना, इंटरनल कंट्रोल लगाना, ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। इसके अलावा एप्लीकेबल एफआरएफ कौन सा है वो अपने लिखेगा। इसके अलावा ऑडिट रिपोर्ट का क्या फॉर्मेट होगा, ये सब कुछ वो एंगेजमेंट लेटर में लिखेगा ताकि फ्यूचर में इसके रिगार्डिंग कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है प्री कंडीशन एग्जिस्ट और नॉट। सेकंड आता है कि मैनेजमेंट और जो ऑडिटर है उसको मिलके और इनके बीच में कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मतलब केवल ऑडिटर को ये नहीं देखना कि प्री कंडीशन एग्जिस्ट करती है कि नहीं, उसको मैनेजमेंट के साथ के अंदर म्यूचुअली कुछ अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी, तभी तो फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट से बचा जाएगा। ठीक है, तो सेकंड यही है कि मैनेजमेंट और ऑडिटर के बीच में इसके रिगार्डिंग कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब अगर यहाँ पर प्री कंडीशन के अंदर क्या होता है कि ऑडिटर के स्कोप को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा। अगर ये ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले होता है, मतलब टर्म्स कंडीशंस में कुछ कुछ चेंजेस हो रहे हैं, ऑडिटर ने देखा था पहले वो अलग थी लेकिन अब अलग है, और ये ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले अगर हो रहा है तो ऑडिटर ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करेगा अनलेस उसको लॉ के द्वारा बाउंड किया जाता है। ठीक है, और अगर ऑडिटर ने ऑडिट एक्सेप्ट कर ली उसके बाद में कुछ प्री कंडीशंस में चेंजेस आ रहे हैं टर्म्स कंडीशंस में, जैसे कि प्री कंडीशन में लिखा हुआ था कि उसको अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस होगा, लेकिन बाद में जाके मैनेजमेंट बोल देता है कि आप स्टॉक ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते। मतलब काउंटिंग जब हो रही है स्टॉक की फिजिकल, तो वहां पे आप ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते, तो ये रेस्ट्रिक्शन हो गया। अब इस तरीके के जो चेंजेस होते हैं, अगर उससे ऑडिटर का लो लेवल ऑफ अश्योरेंस प्रोवाइड
करता है, मतलब उसकी वजह से, जैसे कि अगर वो स्टॉक की काउंटिंग नहीं करेगा तो उसको स्टॉक के बारे में पता नहीं लग पाएगा, तो लो लेवल ऑफ एश्योरेंस देगा, ठीक है, जितना वो दे सकता है उतना नहीं दे पाएगा। तो उस केस में क्या होगा, ऑडिटर क्या करेगा, लीगल एडवाइस लेगा, ठीक है। तो या तो वो ऑडिट से विड्रॉ कर लेगा, अगर विड्रॉ करना वहां पर पॉसिबल नहीं है तो उस केस में वो क्या करेगा, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देगा, मतलब वो ये बोलेगा कि मुझे कोई भी तरीके के एविडेंस यहाँ पर अवेलेबल नहीं हुए। अब ये ओपिनियन वगैरह है, हम ऐसे 700 सीरीज में रीड करेंगे, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा ऐसे 210 है, अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ये कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ये 5 मिनट के अंदर पूरा ऐसे मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर में। थैंक यू।